Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into the third and final segment of this Chalcolithic phase. In the last video, we covered all the important sites and settlement of this phase, and in this video, we are going to discuss about the society of the Chalcolithic people, their worship pattern, their food habits, the animal they knew, and the limitations of this phase. So let's start. दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर ली थी, ठीक है। और पिछले दो वीडियो में हमने जो चर्चा की है उसमें यही बताया था कि चाल्कोलिथिक फेज जो है यानी ताम्र पाषाण काल जो है वो नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल के तुरंत बाद शुरू हुआ, ठीक है। और मानव ने पहला जो धातु था यानी मेटल था वो कॉपर का इस्तेमाल किया। स्टोन एज पीछे से चला आ रहा था, दोनों मिलकर स्टोन कॉपर यानी ताम्र पाषाण हो गए, यानी चाल्कोलिथिक फेज हो गया ये। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने बताया है कि भाई ये एक ऐसा फेज है चाल्कोलिथिक फेज, ताम्र पाषाण काल, जो हड़प्पा के साथ साथ भी विकसित हुआ। कुछ आपको प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स भी मिल सकते हैं और कुछ जो साइट्स हैं, कुछ सेटलमेंट्स जो हैं वो हड़प्पा के बाद भी डेवलप हुए, यानी कि कई बार आपको ओवरलैप करता हुआ मिलेगा ये हड़प्पा के साथ, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था 5 मिनट में हम रिव्यू ले लेते हैं सो दैट यू कैन मेक ए गुड कनेक्शन विद द टॉपिक। देखिए, हमने ताम्र पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ा था और हमने ये बताया था कि बेसिकली जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो 3 पार्ट में बेसिकली फैले हुए थे। साउथ ईस्ट राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम एमपी और पश्चिम महाराष्ट्र। आप ये देख लीजिए, ये है मैंने जो बताया था, ये आपको राजस्थान, ये गुजरात, ठीक है लगभग, और ये एमपी और ये महाराष्ट्र। तो हमने कहा था कि ये साउथ ईस्ट राजस्थान में ये था, कौन सा सेटलमेंट था? बानस रिवर कल्चर डेवलप हुआ, या आहार कल्चर भी उसको बोलते हैं। तो ये डेवलप हुआ, यहां 3 साइट्स या सेटलमेंट मिलेंगे, आहार, गिलुंद और बालाथल। उसी तरह से आपको पश्चिम एमपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वेस्ट एमपी में, यानी इस तरफ देखिए ये एमपी हो गया, इस तरफ थोड़ा ये और आगे जाएगा, ठीक है। ये जो मैप बनेगा ये थोड़ा हम और आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मध्य प्रदेश का जो वेस्ट मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो इस तरफ की बात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो इधर जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो यहां पे देखिए मालवा या कायथा, 2 कल्चर डेवलप हुए, मैंने बताया था। कायथा पहले डेवलप हुआ, उसके बाद मालवा डेवलप हुआ वहीं पे। तो बहुत सारी जगह पे आपको मालवा भी मिलेगा कायथा की जगह, और बहुत सारी जगह पे कायथा मिलेगा, लेकिन आजकल बहुत सारी किताबों में आपको मालवा ही मिलेगा, क्योंकि मालवा कायथा जहां डेवलप हुआ ठीक उसके बाद उसी के आसपास डेवलप हुआ मालवा। देखिए, और वेस्ट एमपी नर्मदा नदी के किनारे था, ठीक है, नर्मदा नदी रिवर वैली के आसपास। जैसे ये बनास रिवर या बानस रिवर वैली के आसपास था, ये नर्मदा रिवर वैली के आसपास था। और नर्मदा की बात करें तो ये नर्मदा होता है, ठीक है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है। तो ये नर्मदा इस तरह से बहती है नर्मदा नदी। तो यहां पे मालवा और कायथा कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। और यहां पर कायथा हमने इसे 2 पार्ट में बांटा, तो एक कायथा एक मालवा। कायथा में बात करें तो 3 साइट्स हमने देखा था, एरन, त्रिपुरी एंड उज्जैनी। मालवा में हमने देखा था मालवा, नागदा और नौदा टेरिटोरी, ठीक है। उसके बाद वेस्ट महाराष्ट्र, ठीक है, पश्चिम महाराष्ट्र में हमने देखा था 3 डिस्ट्रिक्ट थे, अहमदनगर, धुले और पुणे। तो अहमदनगर में इंपॉर्टेंट जो 3 साइट्स थे वो थे जोरवे, दाइमाबाद, नेवासा। धुले में प्रकाश और पुणे में इनाम गांव, शोनगांव, चंदौली एंड नासिक। तो मैं यहां पर थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आपको कनेक्शन हो जाए।
आप कनेक्शन बना सके टॉपिक से। तो पिछले वीडियो में मैंने सारा कुछ लिखवा दिया था, लिखवाऊंगा नहीं, मैं बस बताता चला जाता हूँ। यहाँ पे आहार कल्चर में मैंने बताया था बानस रिवर वैली कल्चर या आहार कल्चर जो था, यहाँ पे आहार बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसे ताम्रवती के नाम से जानते थे, तांबावती के नाम से भी जानते थे, या ताम्र नगरी के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पे चूंकि कॉपर प्रोसेसिंग का काम होता था, स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी का काम होता था, यानी कि स्मेल्टिंग यानी कि गलाने का और धातु को गलाने का और उसको धातु शोधन का काम तो यहाँ पे होता था। ठीक है, यहाँ पे तांबे के सबसे ज्यादा यानी कॉपर के सबसे ज्यादा टूल्स यानी उपकरण मिले हैं, यानी इंप्लीमेंट्स मिले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि मैंने बताया था कि पूरे ताम्र पाषाण कालीन समय में जो भी आपके मकान मिलेंगे वो थैच्ड हाउसेस मिलेंगे। ठीक है, घास फूस के बने हुए मिलेंगे, लेकिन ये एक आहार जो था, यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो स्टोन हाउसेस थे। ठीक है, सारा मैंने लिखवाया हुआ है वहां पे। यहाँ पे गिलुंद में देखें तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर स्टोन के उपकरण यानी कि स्टोन के टूल्स ज्यादा मिले हैं, कॉपर के भी मिले हैं लेकिन स्टोन्स के ज्यादा मिले हैं। ठीक है, यहां भी है स्टोन के भी है लेकिन कॉपर के सर्वाधिक मिले हैं आहार में। और यहाँ पर फायर आल्टर यानी कि अग्नि कुंड मिला है। बालाथल में दोनों लगभग बराबर हैं, यानी कि स्टोन के टूल या तांबे के टूल्स दोनों लगभग बराबर है। अगर हम यहाँ बात करें मालवा और कायथा की, तो मैंने बताया कायथा और मालवा दो पार्ट में बांटा गया इसको। कायथा और मालवा लगभग एक ही कल्चर कहा जाता है। पहले कायथा डेवलप हुआ और वहीं पे बाद में मालवा डेवलप हो गया। तो यहाँ 3 साइट्स मेनली हमने देखा था, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, एग्जाम में उतना नहीं आता। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनास या बानस रिवर वैली कल्चर या आहार कल्चर, जिसमें से कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार देखना है यहाँ। तो एरन है यहाँ पर कायथा में, एरन जो कि सागरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है, सागरपुर कह रहा हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। त्रिपुरी जो कि आपको जबलपुर में है और उज्जैन के पास है। ठीक है, मालवा में इंपॉर्टेंट है, मालवा में आपको वृषभ पूजा के एविडेंस मिलेंगे, यानी कि भूल की पूजा के, भूल वर्शिप के मिलेंगे आपको। कॉटन की ये मिलेगी, कॉटन के एविडेंसेस मिलेंगे, काली मिट्टी होती थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद नागदा और नौदा टोली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नौदा टोली में सबसे ज्यादा एक्सकेवेशन भी हुए हैं, खुदाई भी हुई है, और नौदा टोली में सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्रॉप्स के एविडेंसेस यहीं से हैं। ठीक है, उसके अलावा नौदा टोली लार्जेस्ट रूरल सेटलमेंट यानी सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती। ठीक है, ये नौदा टोली की थी, और भी जो कुछ लिखवाया होगा वो वीडियो में लिखवाया हुआ है। यहां पे अगर आ जाएं तो अहमदनगर में हम देखेंगे जोरवेन, दाइमाबाद और नेवासा, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। दाइमाबाद जो कि लार्जेस्ट सेटलमेंट है, यहां पे मैंने बताया कि नौदा टोली लार्जेस्ट या बिगेस्ट रूरल सेटलमेंट, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती। लेकिन अगर ग्रामीण बस्ती की बात करें या शहरी अर्बन कल्चर की बात करें, जो भी बात करें, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा है दाइमाबाद। ठीक है, हालांकि ये कहते हैं कि ये अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, चालकोलिथिक फेज, ये था ग्रामीण। लेकिन दाइमाबाद और इनाम गांव 2 ऐसे सेटलमेंट है जिन्होंने अचीव किया था ऑलमोस्ट अर्बन स्टेज को। ठीक है ना, तो इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। दाइमाबाद में मैंने बता दिया कि लार्जेस्ट सेटलमेंट है, ये लार्जेस्ट ग्रामीण सेटलमेंट है, नौदा टोली। ठीक है, नेवासा में पटसन और कॉटन। ठीक है, नेवासा में पटसन और कॉटन, यहां भी मालवा में भी, क्योंकि काली मिट्टी, यहां भी कॉटन, और यहां पे आपको वो भी मिला चरखा और तकली, स्पिंडल वॉल्स। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि हो सकता है, कहा जा रहा था कि यहाँ पे आहार में आप देखेंगे, मैंने अभी बताया था वीडियो में कि आहार में आपको टेक्सटाइल प्रिंटिंग के एविडेंस मिले हैं एंड ब्लॉक्स मिले हैं प्रिंटिंग के, यानी कि ठप्पे मिले हैं छपाई के। डाइंग का काम भी होता था, रंगाई का काम भी यहाँ पे होता था। तो यहाँ पे कॉटन मिला। ठीक है, तो हो सकता था यहाँ, और यहाँ चरखा और तकली भी मिला, यानी स्पिंडल बोर्ड भी मिला, यानी कि यहाँ के लोग, मालवा के लोग
दे न्यू अबाउट द वीविंग, ठीक है, स्पिनिंग एंड वीविंग। तो ये यहां से कॉटन का उत्पादन होता है और यहां से कपड़े बन के रंगाई उंगाई के लिए जाते हो यहां पर, ऐसा हो सकता है, एविडेंसेस के आधार पे हम कह सकते हैं। तो ये बात थी। उसके बाद नेवासा में भी आपको काली मिट्टी है, तो कॉटन और पटसन फ्लैक्स यहां पे मिला, जूट, ठीक है। यहां बस इंपॉर्टेंट है इनाम गांव, क्योंकि यहां पर आपको फोर्टिफाइड, इनाम गांव फोर्टिफाइड है और इस वजह से यहाँ क्लास डिवीजन में मिलता है। पृष्ठ के लिए अलग जगह है रहने की, हाँ, श्रमिकों के लिए अलग है, कारीगरों के लिए अलग है, तो एक क्लास डिवीजन बना हुआ है और फोर्टिफाइड भी है, स्पेशल क्लास के लिए ये फोर्टिफाइड बना हुआ है ये इनाम गांव। और देखिए ये फोर्टिफिकेशन आपको एरन में भी है और ये जो कायथा प्लेस है यहां भी है, ठीक है। तो इसको आपको जानना था, मैंने 5 मिनट में ब्रीफ कर दिया। अब हम जो आज की टॉपिक है वो हम अलग अलग चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो चाल्कोलिथिक फेज है उसमें समाज कैसा है, सोसाइटी किस किस एनिमल्स को वो जानते हैं, उनका फूड हैबिट्स, खाने पीने का तरीका क्या है, और बेरियल पैटर्न यानी कि डेड बॉडी को कैसे दफनाया जाता है, वर्शिप पैटर्न पे बात करेंगे और पूरे चाल्कोलिथिक फेज के में कुछ सीमाएं हैं इसकी, उसकी बात करेंगे, लिमिटेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोसाइटी की बात करते हैं। देखिए ये जो आज की जो वीडियो है ना उस पर बहुत ज्यादा आपको फैक्चुअल चीजों पे ध्यान नहीं देना है, चीजों को समझना है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, कुछ मिल सकते हैं, लेकिन इस पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी चाल्कोलिथिक फेज की, ठीक है। सोसाइटी जो है ये देखिए यहां पे मैंने पहले भी बताया था, इसको डिस्कशन करते चलते हैं। सोसाइटी तो हमने बताया था कि एक तो फोर्टिफाइड है, कौन सा, इनाम गांव, महाराष्ट्र में जो है, ठीक है, ये आपको पुणे डिस्ट्रिक्ट में, तो फोर्टिफाइड है इनाम गांव। तो खाली इनाम गांव ही नहीं है, एरन भी है, कायथा भी है, ये भी फोर्टिफाइड है। इनाम गांव की हमने चर्चा की थी इंपॉर्टेंट साइट्स में और उसके बारे में जाना था कि यहाँ पर जो है फोर्टिफाइड है ये इनाम गांव, और यहाँ पे कारीगरों के लिए अलग जगह है, ठीक है, पृष्ठ के लिए अलग जगह है रहने की, आपको श्रमिकों के लिए अलग है, तो एक सोशल डिस्टेंसिंग बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो चाल्कोलिथिक फेज है उसमें जो मकान बने हुए हैं तो आप देखेंगे कि उसमें लार्ज सेटलमेंट्स भी हैं किसी सोसाइटी के भीतर और स्मॉलर वन भी है। तो लार्ज सेटलमेंट्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, इवन जो अलग अलग स्मॉल साइज के सेटलमेंट्स भी हैं उसमें भी इनइक्वलिटीज है। कैसे? पहली बात तो कि जो सेटलमेंट है वहां पर ऐसा हुआ है कि जो रेक्टेंगुलर हाउसेज में एक तो आयताकार मकान है वहां पे और एक राउंड मकान है, तो जो आयताकार मकान है, ठीक है, जो स्क्वायर मकान है, ये चीफ का है, ठीक है, और जो राउंड है वो कॉमन पीपल का है, कॉमन पीपल, ठीक है ना। तो नेचुरली इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग एक बना हुआ है। तो एक तो फोर्टिफिकेशन है और यहां पे देखिए मैंने बता दिया कि किस वजह से ये डिफरेंसेस है, क्योंकि प्लेसेस अलग अलग है रहने के लिए, ठीक है। यहां पे मैंने बताया इनाम गांव में प्लेसेस अलग अलग है, यहां पे ये भी बताया कि लार्ज सेटलमेंट भी है और स्मॉल सेटलमेंट भी है। तो लार्ज सेटलमेंट जो है, लार्ज सेटलमेंट, ठीक है, वो डोमिनेट करेंगे, डोमिनेटेड स्मॉलर वंस, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके अलावा इनइक्वलिटी और बेरियर पैटर्न से भी आपको मिलेगा, तो उस पे हम तो बाद में चर्चा करेंगे किस तरह का बेरियर पैटर्न था, लेकिन इसमें भी आपको देखेंगे कि बहुत जगह महाराष्ट्र में, हाँ, या और भी जगह पे आपको जो ग्रेव्स मिले हैं, ग्रेव्स, तो ग्रेव्स में क्या है कि आप देखेंगे कि कुछ बच्चों को दफनाया गया है, जैसे आपको चंदौली में है, हाँ, और भी जगह पे है,
महाराष्ट्र में, तो वहां पे कुछ बच्चों को दफनाया गया है, तो वहां पे उनके गले में कॉपर नेकलेस है, ठीक है, कॉपर नेकलेस है। कुछ वहीं पे बच्चे हैं तो सिर्फ वहां पे सिंपल मिट्टी के बर्तन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपको कायथा में एक ग्रेव मिला है जहां पे बैंगल्स हैं डेड बॉडी के साथ, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिली हैं, जहां कहीं पे आपको प्रीसियस स्टोन्स जैसे स्टीटाइट और आपको कार्नेलियन, इनके कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं, वहां पे बैंगल्स वंगल्स मिले हैं, तो वो सब चीजें ग्रेव में मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दिखाता है कि समाज में हमेशा की तरह उस समय भी इनइक्वालिटी थी, कुछ रिच लोग थे, कुछ गरीब लोग थे, ठीक है। अब देखिए जहां पे ग्रेव है और जिस ग्रेव में आपको कॉपर नेकलेस मिलता है और कहीं पे सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो नेचुरली क्या है, इनइक्वालिटी की बात है ना, तो ग्रेव से आपको इनइक्वालिटी की बात निकल के आएगी, ठीक है। तो सोसाइटी इस तरह से थी, यानी सोसाइटी में सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां पर फाइनली हम कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है, एक तो क्लास डिवीजन था, क्लास डिवीजन, और इकोनॉमिकली भी इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी थी, ठीक है। क्लास डिवीजन, अलग अलग क्लास के लोग, उसमें भी इनइक्वालिटी थी, असमानताएं थी, तो सोसाइटी कुछ इस तरह का था, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। देखिए एनिमल्स, किन किन एनिमल्स से ये लोग अवेयर थे, तो काऊ, ठीक है, गोट, शीप भेड़, गाय बकरी भेड़, ठीक है, पिग, बुफेलो भैंस, ठीक है, इनसे लोग परिचित थे। डियर, क्योंकि हिरन को हंट किया करते थे लोग, शिकार करते थे हिरन का, ठीक है। उसके अलावा हॉर्स, कैमल, कैमल के रिमेन्स मिले हैं, तो ऊंट को ये जानते थे, यानी ऊंट उस समय था तभी रिमेन्स मिले हैं। इसके अलावा हॉर्स के बारे में श्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहा गया है कि कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। तो रिमेन्स तो मिले हैं, तो उसको श्योर नहीं किया जा सकता कि वो हॉर्स के ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि मे बी कि वो हॉर्स के भी हो सकते हैं, मे बी डोंकी के भी हो सकते हैं, और मे बी वाइल्ड आस के भी हो सकते हैं, ठीक है, जंगली गधे के, तो ये भी हो सकता है। तो इसके बारे में श्योर नहीं है, तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस जानवर के बारे में श्योर नहीं थे चाल्कोलिथिक फेज में। हम कह नहीं सकते कि उस समय ये जानवर था या नहीं था, या इस जानवर से लोग अवेयर थे या नहीं थे। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन इसमें से दे सकता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम फूड हैबिट्स पे। फूड हैबिट्स, तो फूड हैबिट्स को समझने के लिए देखिए, बस आपको समझते जाना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। फिर आप किताब को पढ़ेंगे, आर एस शर्मा को पढ़िए, एनसीईआरटी, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। फूड हैबिट्स की बात करते हैं। फूड हैबिट्स, अब देखिए इतना तो तय है कि हमने अभी भी डिस्कशन किया है कि नवदा टोली में सबसे अधिक क्रॉप मिले हैं। तो
यहाँ के लोग, चाल्कोलिथिक फेज के लोग किन किन क्रॉप्स से वो लोग परिचित थे या वो क्रॉप्स वो कल्टीवेट करते थे? तो आपको वीट, गेहूं था, बार्ली था जो कि वेस्टर्न इंडिया में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ईस्ट में बंगाल और बिहार में राइस, ठीक है, ये था। उसके अलावा पल्सेज में पल्सेज थे, उसमें उसके अलावा ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, वो सब कुछ पल्सेज में आ जाएगा ये, ठीक है। तो पल्सेज, तमाम तरह के पल्सेज थे। तो ये सब चीजें ये कल्टीवेट किया करते थे। मिलेट, रागी साउथ इंडिया में मिलेट, ठीक है, रागी ये था यहाँ पे। तो ये सारी चीजें ये कल्टीवेट किया करते हैं। तो नेचुरली अगर ये सब चीजें कल्टीवेट कर रहे हैं तो ये तो उनके फूड हैबिट में होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अभी हमने एनिमल की बात की थी, एनिमल की बात की थी। तो एनिमल्स में कहा जाता है कि अब एनिमल्स तो यूज करते ही होंगे वो खाने में, ठीक है। तो उसमें कहा जाता है कि उस समय के लोग बीफ खाते थे। बीफ यानी कि गाय और भैंस के जो मांस है वो खाते थे, और बाकी तो गोट वोट खाते ही होंगे सारा, लेकिन बीफ का एविडेंसेस है, कहा जाता है कि बीफ खाते थे। श्योर जो नहीं है, पिग के बारे में कहा जाता है कि शायद कॉन्सिडरेबल लेवल पे वो पिग का सेवन नहीं करते थे, यानी पिग का मतलब पोर्क, पोर्क सुअर का मांस नहीं खाते थे उस समय के लोग। पोर्क की बात जहां तक है, पोर्क के बारे में कहा गया है कि वो नहीं खाते थे। तो ये जो है फूड हैबिट्स उनका था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे नौदा टोली तो मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम आपको वहां पे क्रॉप्स मिलेंगे, उसके एविडेंसेस मिले। और सबसे ज्यादा एक्सकैवेशन भी नौदा टोली में हुआ है, नौदा टोली यानी कि मारवा कल्चर में जो आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हाँ एक चीज और, आपको मैंने कहा राइस, और आपको ईस्ट इंडिया में आप चले जाएंगे, बंगाल और बिहार में। देखिए साइट्स जो हैं, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मतलब हमने जो साइट्स पढ़े हैं साउथ ईस्ट राजस्थान में, यानी दक्षिण पूर्व राजस्थान में, या पश्चिमी मध्य प्रदेश में, या पश्चिमी महाराष्ट्र, वो इंपॉर्टेंट साइट्स है। लेकिन जो साइट्स होंगे और भी, वो पूरी इंडिया में फैले हुए थे। आपको बिहार में भी थे, चिरांद में, बंगाल में थे आपको, जैसे बंगाल में आपको पांडु राजा डीबी, ये आपको साइट वहां पे मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको महेशगढ़ ये भी मिलेगा बंगाल में। तो साइट्स तो वहां भी थे। तो यहां पे राइस, और चूंकि राइस प्लस फिश ये भी एक खाना था, कहां पे? ईस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया में कहां पे? बिहार हो सकता है, बंगाल हो सकता है, ठीक है। और देखिए चूंकि क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि बिहार और बंगाल में यहां दोनों जगह फिश हुक मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं जिससे मछली पकड़ा जाता है, तो ये मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग, राइस तो होता ही था तो मछली खाते थे यहाँ के लोग, ठीक है। और आज भी ईस्ट इंडिया में, बिहार और बंगाल में मछली और चावल हाँ बहुत ही स्टेपल फूड है, प्रमुख खानों में से एक, ठीक है। तो ये फूड हैबिट्स चाल्कोलिथिक लोगों में भी था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बेरियल पैटर्न पे। देखिए बेरियल पैटर्न से भी बहुत कुछ हमें पता चलेगा। देखिए अब बेरियल पैटर्न जो है, इससे अभी अभी हमने जाना था कि ग्रेव में प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, प्रीशियस ज्वेलरी भी है कॉपर के, और साधारण पोटरी भी है, जिससे हमें इनइक्वलिटीज के बारे में पता चल रहा है, सोसाइटी में इनइक्वलिटीज है। बेरियल पैटर्न जो था, अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि इसका बेरियल पैटर्न जो है ये नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रखा गया है बॉडी को, ठीक है। कई जगह पे बॉडी को कहते हैं कि अर्न में रख के और घर में दफना दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ का पैटर्न है, तो साउथ इंडिया में आपको ईस्ट और
वेस्ट का पैटर्न रखा गया है। ठीक है, कई जगह जो है एक्सटेंडेड बेरियल है। जो पैटर्न है समझिए इसको, बेरियल पैटर्न यानी दफनाने की जो पैटर्न है, जो एक व्यवस्था है वो कैसी है, तो डेड बॉडी को महाराष्ट्र में अगर दफनाया जाता है तो उनको नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ग्रेव बनाया जाता है। अगर साउथ इंडिया में दफनाया जाता है तो वेस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन में ग्रेव बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए वेस्ट ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ, इस तरह से बनाया गया। कई जगह पे महाराष्ट्र में कहते हैं कि कलश में भी डेड बॉडी को डाला गया। हाँ, तो वो भी हो सकता है, कलश में लेके उसको घर में ही दफना दिया गया। ठीक है, तो कलश में उसके टुकड़े करके डाले जाते होंगे या कुछ इस तरह का पैटर्न होगा। एक्सटेंडेड बेरियल भी था कुछ जगहों पे, बेसिकली वेस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया में क्या था? एक्सटेंडेड बेरियल। एक्सटेंडेड बेरियल का मतलब क्या है कि बॉडी को किसी भी नॉर्थ साउथ में रखें, वेस्ट ईस्ट में रखें, लेकिन बॉडी को इस तरह से लिटा के रखा जाएगा, पीठ के बल, पेट के बल या पीठ के बल रखा गया, तो हाथ उसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, हाथ बिल्कुल सीधा भी है, मतलब बिल्कुल फैले हुए तरीके से एक्सटेंडेड बेरियल था। और जबकि ईस्ट के कुछ पार्ट में, ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट में फ्रैक्शनल बेरियल, फ्रैक्शनल बेरियल यानी कि हमने देखा बेरियल पैटर्न कैसा था। महाराष्ट्र की बात करें तो नॉर्थ साउथ में रखा जाता था, ग्रेव बनाया जाता था। साउथ इंडिया की बात करें तो वेस्ट ईस्ट के डायरेक्शन में ग्रेव बनाया जाएगा। वेस्ट इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र अगर वेस्ट इंडिया में ही आ जाएगा तो एक्सटेंडेड बेरियल है। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो बहुत जगह फ्रैक्शनल बेरियल है। और फ्रैक्शनल बेरियल का मतलब यह है कि बॉडी पार्ट्स को दफनाया गया। ठीक है, या तो किसी कलश में रख के या फिर वैसे ही दफना दिया गया। तो ये होता है फ्रैक्शनल बेरियल और एक्सटेंडेड बेरियल। तो मेरे ख्याल से बेरियल पैटर्न से मैंने बताया कि ग्रेव में, अभी भी बताया कि ग्रेव में प्रीसियस सामान भी मिले हैं और कुछ कॉमन गुड्स भी मिले हैं, तो जिससे आपको इनइक्वालिटीज का पता चलता है सोसाइटी की। ठीक है, तो ये बेरियल पैटर्न आपको इनइक्वालिटीज भी बताएगा। ठीक है, तो ये चीजें बेरियल पैटर्न से हमें इनइक्वालिटीज का भी पता चलता है। इनइक्वालिटीज अभी मैं समझा चुका हूं इसे। तो ये बेरियल पैटर्न से आपको चलता है, पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वर्शिप पैटर्न देखेंगे। देखिए वर्शिप पैटर्न जो है वो क्या है? वर्शिप पैटर्न। अब वर्शिप पैटर्न में आपको दो चीजों का एविडेंस मिला है। एक तो आपको मिला है क्या? बुल, यानी बुल की पूजा होती है, वृषभ पूजा। ठीक है, ये आपको वृषभ पूजा के एविडेंस आपको मालवा से मिला है, मैंने बताया था। कहां से? मालवा से। ठीक है, कायथा में भी, एरन में भी कुछ ऐसा मिल सकता है आपको, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई जो चालकोलिथिक पीपल थे वो चूंकि मालवा से मिला है, यानी कि वृषभ पूजा में बिलीव करते थे। उसके अलावा मदर गॉडेस और मदर गॉडेस की फिगर यानी मूर्ति मिली है टेराकोटा की, वो कहां से मिली है भाई? इनाम गांव। और भी एक दो साइट्स है जहां से मिली है मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली हैं। तो ये एक बात तो ये भी साबित होती है कि सोसाइटी में महिला का सम्मान होगा, क्योंकि मातृ देवी की पूजा हो रही है। में भी कह सकते हैं बुल की पूजा होती थी। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए तो इससे आपको वर्शिप पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, मदर गॉडेस, मातृ देवी और वृषभ पूजा। ठीक है, तो ये आपको पता चल रहा है। अब हम फाइनली देखेंगे लिमिटेशंस को। ठीक है, तो लिमिटेशंस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि यहां पर अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो पहली बात कि यहां पे अंडर यूटिलाइजेशन
एनिमल्स। देखिए, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे थे, ये लिमिटेशंस है। मतलब ये है कि ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट तो करते थे, उनको पालते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल बस मांस के लिए ही कर पाते थे। दूध जो होता था, बहुत जगह पर तो ऐसा था कि वो समझते थे कि डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं था, सिर्फ ये मांस का इस्तेमाल कर पाएंगे या दूध का अपने लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। बहुत जगह तो ऐसा था कि ये मानते थे लोग कि चालकोलिथिक एज में कि दूध जो है वो यंग एनिमल्स के लिए है, ठीक है, बच्चों के लिए, जानवरों के बच्चों के लिए है, तो वो दूध का भी उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, तो सिर्फ ये मांस के लिए ही इस्तेमाल कर पाते होंगे ज्यादातर, तो इसलिए ये अंडर यूटिलाइजेशन है। तो जितना इस्तेमाल करना चाहिए, जितना एनिमल्स का यूज होना चाहिए उतना हो नहीं पाया, तो ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स की बात है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल के दो एरिया थे वहां चालकोलिथिक फेज में। जैसे ब्लैक सॉइल आपको मालवा, नेवासा इस सब में ब्लैक सॉइल है जहां पे कॉटन होता था। रेड सॉइल आपको ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा, लाल मिट्टी। ठीक है, इन दोनों जगहों पे देखिए क्या होता था कि कहते हैं कि जहां ब्लैक सॉइल है वहां कल्टीवेशन बहुत मुश्किल होता है और वहां पर कल्टीवेशन के लिए आयरन इंप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। इन सब जगहों पे कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए आयरन इंप्लीमेंट्स ठीक है, और आयरन तो उस समय था नहीं। आपको पता है कि पहले स्टोन एज था, फिर कॉपर एज आया, और कॉपर के बाद क्या हुआ, आपको आया ब्रॉन्ज एज, जब कॉपर के साथ टीन को मिला दिया गया हड़प्पा संस्कृति में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके बाद आपको आयरन का फेज आएगा। इसलिए जब तक यहां पे आयरन है नहीं, तो ये ब्लैक सॉइल एरिया या रेड सॉइल एरिया में झूम स्लैश बर्ड एग्रीकल्चर करते थे, यानी झूम की खेती। इन सब एरिया में ये क्या करेंगे, झूम एग्रीकल्चर करेंगे। अब झूम एग्रीकल्चर होता क्या, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। शिफ्टिंग मतलब स्थानांतरित। इसमें होता क्या है, देखिए इन सब एरिया में जहां ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, वहां पे क्या है कि अब आयरन इंप्लीमेंट्स है नहीं, तो इनके पास वैसे औजार भी नहीं है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, किसी तरह से जंगल को साफ कर देंगे जहां पे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, वहां पे कुछ दिन खेती करेंगे, कोई फसल लगाएंगे। ठीक है, जब फसल हो जाएगा उसको काट लेंगे, 2-3 साल तक वहां कर रहे हैं, फिर उसका जो है फर्टिलिटी, जमीन की जो फर्टिलिटी है वो घटने लगेगी। ठीक है, जब फर्टिलिटी यानी उत्पादकता घटने लगेगी तो फिर दूसरी जगह पे साफ करेंगे जमीन, जंगल साफ करेंगे, पेड़ पौधे, और फिर वहां पे फसल लगाएंगे। इसको कहते हैं झूम एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो शिफ्टिंग, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आयरन इंप्लीमेंट्स की कमी के कारण इन सब जगहों पे वो क्या हुआ, एक्सटेंसिव यानी लार्ज स्केल एग्रीकल्चर नहीं कर पाए। यहां पर अगर हम देखें तो इन जगहों पे हम कहेंगे नो इंटेंसिव कल्टीवेशन। ठीक है, क्योंकि इनके पास इंप्लीमेंट्स ही नहीं है, तो इस सॉइल पे करेंगे कैसे, आयरन इंप्लीमेंट्स है नहीं। आगे ये भी चीज आप देखेंगे, अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें लिमिटेशंस में, तो देखिए कॉपर भी जो था, कॉपर तो था उस समय, कॉपर एज तो था, लेकिन कॉपर की भी अपनी एक लिमिट है। क्या लिमिट है भाई,
अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की भी लिमिट है। क्या लिमिट है कि कॉपर जो है ये प्लांट होता है। प्लांट का मतलब लचीला होता है, तो लचीला होगा, ठीक है। तो लचीला होगा तो इससे आप स्ट्रॉन्ग इंप्लीमेंट्स नहीं बना सकते एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। उस समय के लोगों को यह नहीं पता था कि कॉपर के साथ टिन मिला दिया जाए तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज बन जाएगा। और यही ब्रॉन्ज एज कल्चर जब डेवलप हुआ इजिप्ट में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में या मेसोपोटामिया में, ठीक है, तो वो एक बड़े सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हुए। ब्रॉन्ज का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना, कांस्य का, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक योगदान था इन तीनों सिविलाइजेशन को डेवलप करने में। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता हो। तो ये भी एक लिमिटेशन था। कॉपर जो है, कॉपर तो प्लांट होगा, लचीला होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता, तो एग्रीकल्चर हो नहीं सकता उससे। तो ये एक बात थी। उसके बाद लिमिटेशंस में हम एक और बड़ी बात देखते हैं। क्या? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे चिल्ड्रन के बच्चों के डेड बॉडी पाए गए ग्रेव में, ठीक है। डेड बॉडी ऑफ चिल्ड्रन ये पाए गए और बहुत भारी संख्या में पाए गए, ठीक है। कहां पे? महाराष्ट्र में और कुछ और जगहों पे। जबकि चालकोलिथिक एज जो है वहां फूड प्रोडक्शन होता है, सीरियल भी आता है, सीरियल भी, फूड ग्रेन्स भी आता है। बावजूद क्या है, अब इसको ये पॉइंट ना बना के हम ऐसे लिखते हैं, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये मैं कैसे कह रहा हूं? देखिए, महाराष्ट्र में या चालकोलिथिक फेज के कुछ और साइट्स पे बहुत सारे ग्रेव्स ऐसे मिले जहां बड़ी संख्या में बच्चों के डेड बॉडी मिले हैं। इसका मतलब क्या था कि यहां इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा थी। यहां इट मीन्स की चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी लोगों को नहीं थी उस समय, ठीक है। तो इतने लार्ज स्केल पे, इतने बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में अगर बच्चों की मौत हो रही है तो ये किसी भी सभ्यता का, किसी भी सिविलाइजेशन के लिमिटेशन को इंडिकेट करता है कि बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो इन लोगों को राइटिंग नहीं आती थी, ठीक है, राइटिंग नहीं आती थी। जबकि आप हड़प्पा में जाएंगे तो हड़प्पा में स्क्रिप्ट मिले हैं, तुलना करें तो स्क्रिप्ट मिले हैं। हालांकि वो स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, लेकिन स्क्रिप्ट मिले हैं। लेकिन चालकोलिथिक फेज में जो लोग थे, जो समाज था, तो इस समाज को ये पता नहीं था कि कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, स्क्रिप्ट क्या होता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको आप पढ़ेंगे किताबों में, एनसीईआरटी, आप आर.एस. शर्मा को पढ़ें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजों को कवर किया है अपनी वीडियो में। तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, तीनों वीडियो, तो आपको जो किताब है, जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने इन सारी चीजों को समझा होगा। उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।